तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहले हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ग्लैंड्स होते क्या हैं। यार, हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा है एपिथेलियल सेल्स के बारे में। जब हमारे एपिथेलियल सेल्स, हमारा बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे एपिथेलियल सेल्स है ना, कुछ हमारे एपिथेलियल सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स। व्हेन एपिथेलियल सेल्स, जब हमारे कुछ एपिथेलियल सेल्स, अगर मैं आपको और सिंपल वे में डिफाइन करूं तो एपिथेलियल सेल्स की दो तरीके की अरेंजमेंट होती है। एक होती है हमारी मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट और एक होता है हमारा ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट। ओके, एक होती है हमारी मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट, एक होता है ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट। मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो इस तरह से अरेंज होंगे। ये सिंगल लेयर भी होता है और मल्टी लेयर भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर, हम उसको सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल लेयर बोलते हैं या सिंपल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल सेल्स इज समवॉट लाइक दिस, जब कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड क्यों बोले जाते हैं? दे आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने में ये बेसिकली क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड। इसीलिए हम इन्हें ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलते हैं। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लैंड्स हमारे कौन से सेल्स हैं जो हमारे ग्लैंड्स बनाते हैं, योर आंसर शुड बी एपिथेलियल सेल्स। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लासिफिकेशन नंबर 1 होती है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सिक्रीशन। हम बिल्कुल जैसे हमारे पास में बुक में इंफॉर्मेशन होगी, आफ्टर दिस लेक्चर इफ़ यू विल ओपन अप द बुक ना, तो आप फटाफट बुक से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मोड ऑफ सिक्रीशन मतलब वो अपनी सिक्रीशंस, बेसिकली वो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज कर रहे हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो हार्मोन्स वो बना रहे हैं, उन्हें साइट ऑफ एक्शन तक किस तरह पहुंचाते हैं। उसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? इन्हें हम लोग डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और अगर फिल्मी लैंग्वेज में बोलो तो जैसे इश्क वाला लव, वैसे डक्ट वाले ग्लैंड्स। ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं या डक्ट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनका जो सिंथेटिक सिक्रीटरी यूनिट होती है, इसे हम लोग सिक्रीटरी यूनिट कहते हैं। ये बेसिकली टारगेट प्लेस पर, जो जहाँ पर बेसिकली ये हार्मोन्स या ये सिक्रीशंस जानी चाहिए, वो टारगेट एरिया पर डक्ट्स के थ्रू पहुँच जाती है। राइट, अगर हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट में पता क्या होता है, दैट आपका ये मेम्ब्रेनस एपिथेलियम है। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम इस तरह से आपका प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका मेम्ब्रेनस एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्या होता है यार, कुछ सेल्स मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के स्टिमुलेट करते हैं एंड आफ्टर स्टिमुलेशन उनमें प्रोलिफरेशन होता है। राइट, वो प्रोलिफरेट करते हैं और प्रोलिफरेट करके वो प्रोलिफरेशन एपिथेलियल सेल्स की तरफ नहीं बल्कि कनेक्टिव टिश्यू की तरफ मूव करता है। इस तरह से वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। क्या है ये हमारा? एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन। और ये बेसिकली कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है एंड इवेंचुअली जब हमारा प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के अराउंड कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है, लाइक दिस। एंड जब हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है तो इवन देयर इज अ ओपनिंग। ये डक्ट ओपन भी तो होगा, ये डक्ट जो है ये ओपन भी तो होगा, ये डक्ट की ओपनिंग होती है। जो डक्ट का सेगमेंट, जो बेसिकली हमारी जो ये कॉर्ड थी,
प्रोलिफरेटेड सेल्स की जो कॉर्ड बनी थी, ये जो हमारा प्रोलिफरेटेड सेल्स का कॉर्ड था, जो अपर एरिया होता है उसे हम लोग प्रॉक्सिमल सेगमेंट बोलते हैं। हमने ये एनाटॉमी के लेक्चर्स में भी इंट्रोड्यूस करा था कि जो भी सेगमेंट टिश्यू, जो भी सेगमेंट पूरे टिश्यू का अपने ओरिजिन की तरफ होता है उसे हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर होता है उसे हम डिस्टल बोलते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इस कॉर्ड का वो बनाता है हमारी डक्ट, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो बनाता है हमारा सिक्रीटरी यूनिट। और फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये प्रॉपर शेप लेने के बाद जो भी सिक्रीशंस होती हैं वो कैरी करके सरफेस की तरफ ले जाते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, हमारे डक्ट ग्लैंड्स हैं, डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, यानी कि जो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन या फिर टारगेट सेल तक लेके जाते हैं। और इनका अगर हम डेवलपमेंट देखें तो प्रोलिफरेशन के बाद एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा सारा जो एरिया है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में जो प्रॉक्सिमल एरिया है वो हमारा डक्ट बनाता है, और जो डिस्टल एरिया है वो हमारी सिक्रीटरी यूनिट बनाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कभी आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनका एग्जाम्पल दो, तो बेस्ट एग्जाम्पल आप देना ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि जब आप सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ोगे ना आप सबके बारे में, उनकी डक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। सो ऑल मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आई विल शो यू अ डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स। आप ये देख रहे हो ये सेल्स हैं, ठीक है, ये नीचे कॉर्ड लाइक एक्सटेंशन बनाएंगे, द डेवलप्ड एज कॉर्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखो ये जो येलो कलर्ड सेल्स हैं ये नीचे की तरफ कॉर्ड लाइक एक्सटेंशन बनाएंगे, और जब ये हमारी कॉर्ड बन जाती है तो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये डिस्टल पार्ट है। प्रॉक्सिमल पार्ट हमारी डक्ट बनाता है और डिस्टल पार्ट हमारी सिक्रीटरी यूनिट। एज यू कैन सी द लाइन, इट इनवेजाइनेट्स इनटू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म द टू पार्ट्स। अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू में इनवेजाइनेट करता है, पेनिट्रेट करता है, एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट और एक डिस्टल पार्ट बनाता है। प्रॉक्सिमल पार्ट हमारा डक्ट बनाएगा और डिस्टल पार्ट हमारी सिक्रीटरी यूनिट बनाएगी। उसके बाद में हम लोग आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, दैट आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, दैट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स जिनके पास में डक्ट होता है, उनका एक एक्सटर्नल, दे आर एक्सटर्नली सिक्रीटरी ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तो डक्ट्स बोलोगे या फिर बोलोगे एक्सटर्नली सिक्रीटरी ग्लैंड। इनकी जो भी सिक्रीशंस हैं ये सिक्रीशंस को सरफेस तक डक्ट के थ्रू छोड़कर आते हैं, और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिक्रीटरी एंड पीस, डक्ट सिस्टम एंड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। देखो यार, सिक्रीटरी एंड पीस और डक्ट सिस्टम हमारा पेरेन्काइमा होता है और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्ट्रोमा होता है। फॉर एग्जाम्पल योर ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स। After this, you can see the development of exocrine glands more defined in this way. ये देख रहे हो आप ये सेल्स, ये एपिथेलियल, ये मेम्ब्रेनस और सरफेस एपिथेलियम के सेल्स हैं। ठीक है, यू कैन अप्रिशिएट दैट लोकलाइज्ड प्रोलिफरेशन एंड बिगनिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, डाउन ग्रोथ इनटू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये डाउन ग्रोथ इनटू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू इस तरह से ये मूव करेगा, कॉर्ड लाइक एक्सटेंशन बनाएगा, प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगा आपका, ग्रीन पार्ट प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल पार्ट बनाएगा आपका डक्ट, और डिस्टल पार्ट बनाएगा आपकी क्या, डिस्टल पार्ट बनाएगा आपका सिक्रीटरी पोर्शन। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपने एक टर्म पढ़ी, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। एक चीज़ आपने पढ़ी कि 2 टर्म्स हैं इसमें, एक है हमारा पेरेन्काइमा और एक होता है हमारा स्ट्रोमल एरिया या स्ट्रोमल सेल्स। बेसिकली क्या है यार, पेरेन्काइमा मतलब सेल्यूलर कंपोनेंट के बारे में जब हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके लीवर है, ठीक है, लीवर में जो वर्किंग सेल्स हैं वो कौन से हैं, हिपैटोसाइट्स। अब ये जो हिपैटोसाइट्स हैं ये लीवर का क्या बनाएंगे, पेरेन्काइमा, और बाकी जो कुछ भी प्रेजेंट है वो उसका स्ट्रोमल सेल्स बनाएंगे। स्ट्रोमा, एक्चुअली स्ट्रोमल सेल्स स्ट्रोमा वर्ड से आया है। बेसिकली ये हमारे नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड है, ये टर्म बेसिकली नरिशमेंट को डिफाइन करता है कि वो सेल्स जो एक्चुअल सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी उसका मतलब यही था
कि जो ग्लैंड्स के वर्किंग एरिया है, जो ग्लैंड्स के वर्किंग सेल्स और सेक्शन है, जो पेरेन्काइमा है सेल्स का, वो क्या बना रहा है, जो पेरेन्काइमा है सेल्स का वो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है एंड दिस इज़ योर डिस्टल पार्ट। तो बेसिकली उसने कहा है दैट प्रॉक्सिमल पार्ट जो आपका डक्ट बनाता है और डिस्टल पार्ट जो आपका सिक्रीटरी यूनिट बना रहा है, ये दोनों के दोनों चीज़ें ही क्या हैं, ये दोनों के दोनों चीज़ें ही है पेरेन्काइमा। ठीक है, और बाकी जो कुछ भी सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा, जो कुछ भी है इसके आसपास, वो सब क्या है, वो है हमारा स्ट्रोमा। इसको नरिशमेंट भी तो प्रोवाइड करना है, इसको नरिशमेंट चाहिए, तो दैट इज योर स्ट्रोमा। ठीक है, तो दीज आर योर एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिसके बाद में हम लोग सेकंड बात करते हैं, इसके बाद में हम सेकंड के बारे में बात करते हैं। एक हमने बात करा मोड ऑफ सिक्रीशन में एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये टर्म आप बहुत ऑफनली सुन चुके हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि हमने ये सरफेस एनाटमी के लेक्चर्स में डिस्कस करा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स थोड़ा सा डिटेल में। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली क्या है, वो थे डक्ट वाले ग्लैंड्स और ये हैं डक्ट हटाले ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, इनके पास में कोई डक्ट नहीं होती, इनकी कोई डक्ट नहीं होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स है। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आप ऐसे याद रख सकते हो, एक्सोक्राइन को ये है डक्ट वाले ग्लैंड्स और एंडोक्राइन को हम बोलेंगे, ठीक है, डक्ट हटाले ग्लैंड्स। जैसे बेसिकली रिलेशनशिप में भी होता है यार, जब तक नई गर्लफ्रेंड नहीं बनती है, नई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो भैया बेसिकली भाई तेरी बंदी है बकवास चलती रहती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो तब वो क्या होते हैं, तब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन जैसे ही भैया उन्हें पता लग जाता है हाँ भाई ये पड़ गई है और भैया अब मैं ठीक है, मैं कूल वूल सब, भैया मेरे को स्टारडम वार्डम मिल गया है, फिर वो बन जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्ट हटाले ग्लैंड्स। जिस डक्ट के चक्कर में वो इतने चक्कर लगाते हैं कि डक्ट वाले ग्लैंड बन जाते हैं, उसी डक्ट को हटाने के चक्कर में वो डक्ट हटाले ग्लैंड्स बन जाते हैं। वैसे दिस इज़ नॉट अ रेलिवेंट एग्जाम्पल बट फिर भी जस्ट फॉर एमी पर्पस। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर योर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है और आपका पेनक्रियाज आता है, उसमें आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड्स आते हैं। एक्चुअली ये ना पर्पस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देखो तो ये आपके स्कल में मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा में, सेला टर्सिका हाइपोफाइसियल फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वहाँ से उसको सिक्रीट करना है एंड अगर इतना लंबा डक्टल सिस्टम होगा तो बॉडी विल बी कॉम्प्लेक्स एरिया और नेटवर्क ऑफ जस्ट डक्ट्स का ही नेटवर्क बन जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो भी सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशंस उन्हें ये ब्लड में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लड तो सब जगह जाएगा ही जाएगा और जहाँ पर भी इनकी सिक्रीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड उन्हें वहाँ पर कैरी करके लेके जाता है। बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स थोड़े से वीआईपी ग्लैंड्स होते हैं, उन्होंने अपना सिक्रीशन कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने सिंथेसिस कर दी और सिक्रीशन कर दिया, हार्मोन्स बना दिए, मतलब लाइक भाव टाइप बना दिया है और अब सिक्रीट कर रहे हैं। तो बॉडी से कहते हैं कि यार तुम लेके भी नहीं जा सकते। तो यार जब बॉडी क्या है, बॉडी बड़ी सीधी चीज़ है, उसने कहा यार ये इतने भाव खा रहा है तो हम, और डक्ट अपनी है नहीं इसकी, तो हम लोग एक काम करते हैं इसकी सिक्रीशंस ब्लड में कैरी करके लेके जाते हैं ताकि जहाँ पर भी रिक्वायर है ये वहाँ पर ले जाई जा सके। ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। की एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमें क्या याद रखना है कि ये हैं डक्ट हटाले ग्लैंड्स और बेसिकली जहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ पर ब्लड के थ्रू अपनी सिक्रीशंस को भेज देते हैं। अब तीसरा जो आता है मोड ऑफ सिक्रीशन में वो आता है हमारा पैराक्राइन ग्लैंड्स। पैराक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पैराक्राइन ग्लैंड्स सॉर्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं, लेकिन इनका और इनका डिफरेंस क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, सिक्रीटरी यूनिट आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है और आपकी सिक्रीशंस ब्लड के थ्रू यहाँ तक जा सकती है। लेकिन पैराक्राइन ग्लैंड में क्या है कि यहाँ पर अगर आपका सिक्रीटरी यूनिट आपकी यहाँ पर है तो जो भी सिक्रीशंस होंगी वो टारगेट सेल आपका आस पड़ोस में होना चाहिए। पी फॉर पैरा, पी फॉर पड़ोसी। पैरा मतलब पैराक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन की तरह ही होते हैं, इनकी डक्ट नहीं होती, ये ब्लड में ही एक्चुअल अपनी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, लेकिन इनकी सिक्रीशंस जो हैं
ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करती। इनके लिए इनका टारगेट सेल आस पड़ोस में ही होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर ये हॉर्मोन्स ने, जहाँ पर इनकी सिक्रीशन ने काम करना है, वो अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ योर पैराक्राइन ग्लैंड। ओके, तो हमने पहले क्या डिस्कस करा, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स कितने में क्लासिफाई है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और पैराक्राइन ग्लैंड्स में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्ट वाले ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली इनकी अपनी डक्ट होती है और ये सिक्रीशंस को उस डक्ट के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे छोड़ के आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने क्या पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये थोड़ा भाव खाने वाले होते हैं और ये डक्ट हटाले ग्लैंड्स होते हैं, मतलब डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। ये अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड में रिलीज करने के बाद में ब्लड उसे साइट ऑफ एक्शन पर लेकर जाता है। और तीसरा होता है हमारा पैराक्राइन ग्लैंड। पैराक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह होते हैं, इनके पास में कोई डक्ट नहीं होती है और ये भी अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन और पैराक्राइन में फर्क क्या है, पैराक्राइन ना मतलब पी फॉर पैरा, पी फॉर पड़ोसी, इनकी सिक्रीशंस ना सिर्फ थोड़ी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं, लोकल होना चाहिए इनका टारगेट ऑफ एक्शन, ठीक है, ज़्यादा दूर तक ये अपनी सिक्रीशंस को कैरी करके नहीं ले जा सकते। सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन। अब हम दूसरा बात करेंगे कि ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड हटाकर मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन में, मतलब कौन से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारे ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं। और ये होता है ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन में, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। अब हम एक एक करके देखते हैं इनमें होता क्या है। मीरोक्राइन में बेसिकली क्या होता है यार, मीरोक्राइन में मतलब हमारा जो सेल है ना वो थोड़ा सा समझदार है। समझदार क्यों बोला मैंने, क्योंकि सेल क्या करता है, सपोज उसने एक सिक्रीशन बनाया कुछ भी, ठीक है, सपोज ये ब्लू कलर इस सेल की सिक्रीशन है, इसने इसको बाहर भेजना है, तो बेसिकली जो मैकेनिज्म वो फॉलो करेगा एक्सोसाइटोसिस का, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म वो फॉलो करेगा। वो उसे एक मेम्ब्रेन के अंदर डालेगा, बेसिकली वो उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर डालेगा और उसको वेसिकल के अंदर स्टोर करके बेसिकली क्या करेगा, उसने ये बाहर भेजना है तो वो उसके अराउंड जो है एक वेसिकल में डालेगा, उसे सेल की सरफेस तक लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही उसे स्टिमुलस मिलेगा कि उसको रिलीज करना है, एक्चुअली जो वेसिकल्स होती हैं ना, ये अराउंड जो होती हैं इनके, जिस वेसिकल में ये स्टोर होता है, इन वेसिकल्स का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसा होता है। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके फ्यूज होती हैं तो ये ना कंप्लीटली ये वाला एरिया वेसिकल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मिल जाता है और सिक्रीशंस बाहर चली जाती हैं और ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की वजह से रीसील हो जाता है। तो बेसिकली मीरोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को सेल से बाहर भेजने के लिए वेसिकल्स बनाते हैं, एक्सोसाइटोसिस का यूज करते हैं। और इसमें सिर्फ क्या है, इसमें हमारा सिर्फ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल बाहर आता है, इसमें क्या है हमारा सिर्फ सिक्रीटरी मॉलिक्यूल बाहर आता है, यानी कि जो बाहर आना चाहिए था सिर्फ वही बाहर आता है, सेल का अपना कोई कंपोनेंट बाहर नहीं आता है, ठीक है। ये है हमारा मीरोक्राइन ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल है हमारे स्वेट ग्लैंड्स। आप कभी देखते हो आपको पसीना आता है, आपने कभी नोट करा है कि भैया कोई साथ में सेल का कंपोनेंट भी आ गया या समथिंग लाइक दिस, ऐसा कभी नहीं होता। तो मीरोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये अपनी सिक्रीशंस को, इन्हें जो भी सिक्रीट करना होता है एक्सोसाइटोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू सिक्रीट कर देते हैं, राइट। इसके बाद में हम बात करेंगे एपोक्राइन ग्लैंड्स की, कि एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है। एपोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली क्या होता है, एपोक्राइन ग्लैंड्स को याद रखने के लिए आपको ए याद रखना है, ए फॉर एपोक्राइन एंड ए फॉर एपाइकल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है यार, जब हमारा जो सेल है वो जो भी सिक्रीशन बनाता है, सिक्रीशन बनाने के साथ साथ जब वो उसे सेल से बाहर लेकर जाता है ना, तो उसका सेल का कुछ कंपोनेंट इस सिक्रीशन के साथ बाहर चला जाता है। यानी कि मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो जैसे ये चीज़ थी, ये जो हमारा ब्लू वाला कंपोनेंट था,
मीरोक्राइन ग्लैंड समझदार थे, उन्होंने जब बाहर करा तो सिर्फ ब्लू वाला एरिया बाहर करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन को बाहर करा, जैसे कि हमारा स्वेटिंग के केस में होता है, सिर्फ पसीना बाहर आता है। लेकिन एपोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है कि जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं ना, जब ये यहाँ से निकलते हैं तो बेसिकली जो सिक्रीशंस हैं ये सेल के एपाइकल साइटोप्लाज्म को या सेल मेम्ब्रेन के एपाइकल एरिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें साथ में कैरी करके ले जाता है, ठीक है ना। एपाइकल हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द एपाइकल साइटोप्लाज्म along with the cell membrane, apical cytoplasm and some cell membrane इस सिक्रीशन के साथ बाहर चला जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा एपोक्राइन को ए से याद रखना, ए फॉर एपोक्राइन, ए फॉर एपाइकल, मतलब जब सिक्रीशन सेल के बाहर जाती हैं तो एपाइकल एरिया में जो हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ये उसको भी साथ में लेके चल देता है, उसका भी थोड़ा सा सेगमेंट बाहर आ जाता है। एपोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में भी आपका लिपिड कंटेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स में क्या है हमारा होलोक्राइन ग्लैंड्स। मैं आपको भी एक डायग्राम दिखाऊंगी, आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। होलो, एच से याद रखना, होलो मतलब होल। आपको कैसे याद रखना है, होलो मतलब होल सेल ही डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। जैसे उन्होंने अपनी सिक्रीशंस बाहर भेजी वैसे ही सेल डीजेनरेट कर जाता है। बेसिकली सेल की डेथ हो जाती है जैसे ही वो अपनी सिक्रीशंस को बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। होलोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। द एग्जाम्पल इज आर सेबेशियस ग्लैंड्स। जैसे ही सिक्रीशन बाहर गई वैसे ही सेल जो है वो खत्म हो जाता है, सेल डीजेनरेट कर जाता है। तो होलो याद रखना आपको, कंप्लीटली जो सिक्रीशन है वो सारा का सारा सेल स्ट्रक्चर बाहर लेके आ रही है, सेल को कंप्लीटली खत्म करके आ रही है, तो उसे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, होलोक्राइन ग्लैंड्स। ओके ये देखो यार, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मीरोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर। मीरोक्राइन ग्लैंड्स में क्या देखा हमने, दैट ये आप देख रहे हो देयर आर वेसिकल्स। कौन से वेसिकल्स, लेट मी पॉइंट इट आउट सो दैट यू कैन रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। आप देख रहे हो ये सेल के अंदर ये वेसिकल्स हैं। इफ आई कैन फोकस इट मोर, ये आप देख रहे हो ये एक एक सिंगल सेल का यूनिट है और ये हमारे उसमें क्या है, वेसिकल्स हैं। बेसिकली जब ये रिलीज करते हैं तो ये सिर्फ अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं। ये ल्यूमेन होता है, ये ल्यूमेन है सिक्रीटरी सेल्स का। यहाँ पर बेसिकली ये वो थैला है जहाँ पर सारे के सारे सेल्स को अपनी सिक्रीशन भेजनी होती है। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे सेल्स ने अपने वेसिकल्स में से क्या रिलीज करा है, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिलीज करा है ताकि वो डक्ट के थ्रू बाहर ट्रेवल कर जाए, ठीक है। दिस इज द सिक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ल्यूमेन ऑफ ग्लैंड, सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशंस है। ये हमने वेसिकल्स बना रखी हैं, ये आप देख रहे हो। ये वेसिकल्स जैसे ही सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज करेंगी, क्योंकि वेसिकल का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो वेसिकल्स सिक्रीशन को बाहर भेज देती हैं और सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाती हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मीरोक्राइन ग्लैंड्स। मीरोक्राइन ग्लैंड का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्वेट ग्लैंड, एंड ऑल्सो यू कैन राइट अनदर एग्जाम्पल है आपका प्रोटीन कंटेंट विच इज released or which is secreted from your mammary glands, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एपोक्राइन ग्लैंड में हमने क्या बताया था कि ये देखो, ये एपोक्राइन, ए फॉर एपो और ए फॉर याद रखना है एपाइकल। देखो जब ये सेल में से सिक्रीशन निकली तो ये सेल का एपाइकल एरिया भी निकल गया। ये मोस्टली सेल्स का एपाइकल एरिया जो निकल जाता है। फिर तो आप ये सोचोगे कि यार अगर सेल का एरिया निकल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का एरिया निकल जाएगा तो फिर तो यार ये सीधी सीधी नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये सीधी सीधी नजर आएगी या यहाँ गड्ढा हो जाएगा। देखो यार, सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, ये फ्लूइडिटी की हेल्प करती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। तो बेसिकली जब ये सिक्रीशंस अपने साथ में सेल का एपाइकल एरिया भी लेके चली जाती है ना, तो यहाँ गड्ढा नहीं होता, रादर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोबारा बन जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ यहाँ डिस्कस नहीं करनी। हमें क्या देखना है, यहाँ क्या लिखा है, पिंच्ड ऑफ पोर्शंस ऑफ सेल्स रिलीजिंग द सिक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं उनका
पिंच्ड ऑफ एरिया यानी कि उनका अपना स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ सिक्रीशंस के साथ जा रहा है। जैसे ये यहाँ सारे डॉट डॉट सिक्रीशंस हैं, ये एपाइकल पोर्शन है, तो ये एपाइकल पोर्शन सिक्रीशंस के साथ ही बाहर आ जाता है। ये एग्जाम्पल है हमारा एपोक्राइन ग्लैंड का, और एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हम देखते हैं लिपिड कंटेंट या लिपिड सिक्रीशंस जो मेमोरी ग्लैंड से आती हैं। प्रोटीन सिक्रीशंस जो मेमोरी ग्लैंड से आती हैं वो मीरोक्राइन ग्लैंड, वो मीरोक्राइन इससे वेसिकल फॉर्मेशन से आती हैं, जबकि हम लोग जब लिपिड के बारे में बात करते हैं लिपिड सिक्रीशंस आती हैं एपोक्राइन ग्लैंड में, लेकिन हम मेमोरी ग्लैंड्स को एपोक्राइन ग्लैंड ही मेंशन करते हैं। तीसरा है हमारा होलोक्राइन ग्लैंड। होलो से आपको याद रखना था, होलो मतलब होल। इसमें आप देख रहे हो जैसे ये सेल्स हैं, न्यू सेल्स फॉर्मिंग, ये नए सेल बन रहे हैं। इसमें सेल में सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, और क्या है, अ डिसइंटीग्रेटिंग सेल रिलीजिंग इट्स कंटेंट। मतलब ये डिसइंटीग्रेटिंग सेल मतलब ये सेल अब मरने जा रहा है, ये सेल मरने जा रहा है और ये अपनी सिक्रीशंस को छोड़ देगा और ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा यानी कि मर जाएगा। यानी कि सेल्स को अपनी जान देनी होगी सिक्रीशंस को रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली क्या है, और नीचे हमारे नए सेल्स बनते चले जाते हैं। ये है एग्जाम्पल हमारा होलोक्राइन ग्लैंड का। होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है हमारा सेबेशियस ग्लैंड्स। सो ये डायग्राम से आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर। I'll show you another diagram again. 2-3 डायग्राम्स है, सेम डायग्राम है, ये थोड़ा सा उससे कलर्ड है। मीरोक्राइन ग्लैंड में जैसे कि आप देख सकते हो दोबारा से वही चीज़ है कि मीरोक्राइन ग्लैंड में सिक्रीशंस बाहर आ रही हैं। वैसे कलर्ड ज़रूर है लेकिन क्लियर ज़्यादा वो था। मीरोक्राइन ग्लैंड्स में सेल्स इंटैक्ट हैं, सिक्रीशंस बाहर आ रही हैं। और एपोक्राइन ग्लैंड में आप देखोगे तो पिंच्ड ऑफ पोर्शन, ये येलो देख रहे हो, ये येलो चीज़ भी बाहर आ गई। ठीक है, ये येलो चीज़ क्या है, हर सेल का जो सिक्रीट कर रहा है, जो ये सिक्रीशंस हैं, इनके साथ में सेल का एपाइकल एरिया भी बाहर आ गया। ये एपोक्राइन ग्लैंड है। आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट दिस इज़ अ मेमोरी ग्लैंड। मैंने खुद अभी देखा यार। एंड होलोक्राइन ग्लैंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेबेशियस ग्लैंड। ये सेबेशियस ग्लैंड का एग्जाम्पल देना है हमने। ठीक है, यू कैन सी द न्यू सेल्स आर फॉर्मिंग ओवर देयर माय माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नए नए सेल्स हमारे बनते हैं, ये आपको माइटोसिस की स्टेजेस भी नजर आ रही हैं। सो बेसिकली क्या है, नए नए सेल्स बनते हैं और जो सेल्स के अंदर सिक्रीशन होता है, जो सेल्स के अंदर सिक्रीटिंग यूनिट होती है, सिक्रीटरी कंटेंट होता है, वो सारा का सारा रिलीज होते हैं, वो सेल डेड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। राइट, ये हमने मीरोक्राइन का एग्जाम्पल देखना है हमने। आप ये देख सकते हो कि किस तरह से ये आपने देखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग वगैरह हो रही है। ये पैकेजिंग क्या है, ये वेसिकल्स में जो सामान बाहर जाना है, जो सिक्रीशंस बाहर जानी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन सबको उस में बाइंड कर रहा है। फिर ये वेसिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन या वेसिकल फ्यूज कर जाती है और उसके बाद में ये सारा कंटेंट रिलीज कर देती है। ये आपकी सिक्रीशंस हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा मीरोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा मीरोक्राइन ग्लैंड का। इसके बाद में हम बात करेंगे, हमने एक ग्लैंड के बारे में और बात करी थी जो मैंने आपको बताया था कि पैराक्राइन सिग्नलिंग या पैराक्राइन ग्लैंड है। आप ये चीज़ देखो, ये ऑटोक्राइन ग्लैंड है। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, जो वो सिक्रीशंस रिलीज कर रहा है ना, सिक्रीशंस रिलीज करने के बाद में जो सिक्रीशंस का टारगेट एक्शन है, ठीक है, ऑटोक्राइन मतलब खुद के लिए कर रहा है। ऑटो मतलब अपने लिए, ऑटोमेटिकली अपने लिए कर रहा है कि जो सिक्रीशंस है उसके रिसेप्टर भी वो खुद ही है, उसे हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग पैराक्राइन ग्लैंड्स में होता है। ये हमारा सिक्रीटरी सेल है, इसने रिलीज करा, और टारगेट सेल ना आस पड़ोस में ही होता है। इसलिए मैंने क्या कहा था, पी फॉर पैरा, पी फॉर पड़ोसी। पैराक्राइन ग्लैंड्स में जो टारगेट सेल है वो भी आस पड़ोस। देख लो ये जो रिसेप्टर्स हैं हमारे, इस रिसेप्टर्स कहाँ है, ये है हमारे रिसेप्टर्स। ये टारगेट सेल बिल्कुल पड़ोस में ही प्रेजेंट है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। तो ये पैराक्राइन सिग्नलिंग होता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या है, ये आपका हार्मोन सिक्रीशंस है, सिक्रीटरी यूनिट है, इन्होंने ब्लड में छोड़ दिया और दूर दूर जो टारगेट सेल्स हैं ये वहाँ पर भी जा सकता है। दिस इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। पड़ोसी, पी फॉर पैरा, पी फॉर पड़ोसी मतलब एडजेसेंट सेल्स में ये होगा, ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकते। एंड ऑटोक्राइन मतलब ऑटो में तो याद रखना कि भैया ये अपने लिए काम कर रहा है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन द सेम थिंग, द सेम एग्जाम्पल इज देयर, द सेम एग्जाम्पल, दीज आर द सिक्रीटरी सेल्स। बेसिकली ये होता है आपका ल्यूमेन, यहाँ आपकी सिक्रीशंस आती हैं और ये आप देख रहे हो ये पैसेज है पूरा। ठीक है, सो इसके बाद में मुझे एक चीज़ और आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बतानी थी कि बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना यार,
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमारा एक कंपोनेंट होता है, उसे हम बोलते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सेल्स के बीच में और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में एक सेल होता है, स्टार शेप्ड सेल, उसे हम बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो हम लोगों ने मसल से रिलेट किया है, मस्क्यूलर एपिथेलियल सेल्स, ये दोनों चीज़ों की वो रखता है प्रॉपर्टीज। बेसिकली ये हेल्प करता है कि जो हमारी सिक्रीशंस है वो डक्ट के थ्रू इजीली पार हो जाए, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करता है कुछ हद तक, कि ये जो सिक्रीशंस है एक तरीके से थोड़ा सा ना पुश प्रोवाइड करता है उन सिक्रीशंस को। मायो एपिथेलियल सेल्स का मायो इज अ टर्म विच इज रेफर्ड फॉर योर मसल्स। सो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने देख लिया द मोड ऑफ सिक्रीशन। मोड ऑफ सिक्रीशन में हमने क्या देखा कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और पैराक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर देयर। फिर हमने अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन देखा कि मैकेनिज्म किस तरह से है। वी हैव मीरोक्राइन, वी हैव एपोक्राइन एंड वी हैव होलोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्लासिफिकेशन की, पता है यार एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ना फर्दर दो चीज़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं। हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना उनकी फर्दर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ये होते हैं यूनिसेल्यूलर और एक होते हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर में तो बेसिकली क्या हुआ, यूनिसेल्यूलर में क्या हुआ कि आस पड़ोस के सेल तो नॉन सिक्रीटरी यूनिट है, मतलब आस पड़ोस के सेल ऐसी कोई सिक्रीशंस नहीं बना रहे हैं, एक सेल है जो सिक्रीटरी सेल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि एपिथेलियम के बीच में कई बारी एक सेल होता है जिसे हम बोलते हैं गॉबलेट सेल, ये हमारा सिक्रीटरी सेल होता है। गॉबलेट सेल्स आप पढ़ोगे, अगर अभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे कि गॉबलेट सेल्स के बारे में आप पढ़ोगे कि वो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। तो बेसिकली यूनिसेल्यूलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, द एंटायर एपिथेलियम, बाकी का बचा हुआ एपिथेलियम क्या है, नॉन सिक्रीटरी है, वो कुछ सिक्रीट नहीं कर रहा है, उनका कोई काम नहीं है सिक्रीशंस का। सिर्फ यूनिसेल्यूलर मतलब एक सिक्रीटरी सेल है, एक ही सेल है जो एक ही सिक्रीटरी यूनिट है, ग्लैंड में सिक्रीटरी यूनिट ही सिर्फ ये बना रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर टाइप। और मल्टी सेल्यूलर जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब सारा का सारा जो भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे सिक्रीटरी सेल्स की तरह काम करते हैं। तो ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर की क्लासिफिकेशन है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में। यूनिसेल्यूलर मतलब एक ही सिक्रीटरी यूनिट होगी और वही सिक्रीटरी सेल होगा, बाकी सारे नॉन सिक्रीटरी एपिथेलियम है, और मल्टी सेल्यूलर में आपका सारे के सारे सेल्स सिक्रीटरी सेल्स है। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स, इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं गॉबलेट सेल्स का। अब जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं यार, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर के अलावा देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जब आपके पास में बंगला गाड़ी सब कुछ सडनली आ जाता है तो लोग आपसे सवाल करते हैं। सिमिलरली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास में डक्ट हैं तो लोग तो पूछेंगे ना। तो बेसिकली क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन थोड़ी ब्रॉड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमने यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर देखा, अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या देखेंगे कि ये हमारे सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं। सिंपल और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है, कंपाउंड में बेसिकली जो ड्रेनेज है वो है हमारा ब्रांच डक्ट सिस्टम, और सिंपल में सिंपल एस फॉर सिंगल, जो इंसान जितना सिंगल होता है उतना सिंपल होता है, जो इंसान जितना ज़्यादा कंपाउंड होता है ना उसकी उतनी सारी गर्लफ्रेंड्स होते हैं। बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है, जो सिंगल है वो सिंपल होगा, और जो कंपाउंड है और बहुत सारी भैया लड़कियां घुमाता फिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है फिर वो कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि किस तरह से दिखते हैं। आई थिंक इट्स वेल अप्रिशिएबल। सिंपल में क्या है, सिक्रीशन स्पोर्ट टू द सरफेस बाय अनब्रांच डक्ट। ये देखो कोई ब्रांचिंग है, यहाँ से सिक्रीशंस बनेगी, यहाँ ल्यूमेन में इकट्ठी होंगी और रिलीज हो जाएंगी। ये सिंपल है, ये हमारा सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कंपाउंड में क्या होता है, डक्ट ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है और प्रॉपर कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम बनाती है। जैसे इसकी सिक्रीशंस यहाँ से यहाँ आएंगी, इसकी सिक्रीशंस यहाँ से यहाँ आएंगी, इसकी सिक्रीशंस यहाँ से यहाँ, इसकी यहाँ से यहाँ, इसकी यहाँ से यहाँ, और फिर इवेंचुअली यहाँ से यहाँ जाएंगी। Smaller terminal duct, each smaller terminal duct receive secretion from its own secretory end piece. Smaller terminal duct का अपना अपना एक secretory end piece है।
यहाँ से उनको अपनी अपनी सिक्रीशंस मिलेंगी, ठीक है। एंड दीज डक्ट यूनाइट टू फॉर्म लार्जर डक्ट्स विच फाइनली ड्रेन ऑन टू सरफेस। ये छोटे छोटे टर्मिनल डक्ट्स के अपने अपने सिक्रीटरी एंड पीस थे, ठीक है, अपने अपने सिक्रीटरी एंड पीस थे, और इन सब ने इकट्ठे होकर सारी सिक्रीशंस एक लार्ज डक्ट में डाली। यार पता है क्या है, अगर मोटा मोटा देखो तो दोनों का डक्ट एक ही है, लेकिन इसका डक्ट सिक्रीटरी एंड पीस से जुड़ा हुआ है और सिंगल ही है, और इसमें क्या है, सिक्रीटरी एंड पीस अलग अलग फैले हुए हैं, और अलग अलग फैलने की वजह से क्या है, अलग अलग होने की वजह से क्या है, इनका अपना अपना छोटा छोटा टर्मिनल डक्ट है, और फिर यहाँ से सिक्रीशंस इकट्ठी होने के बाद एक लार्ज डक्ट में जाती हैं। तो अब हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डक्ट्स वो सिंपल और कंपाउंड में डिवाइड होती है, और अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ सिक्रीटरी यूनिट वो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर होती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो यार, अब मैं ये एक फाइनल डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अलग अलग क्लासिफिकेशन से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली सिंपल में क्या होता है, जो हमारा डक्ट पोर्शन है वो ब्रांच नहीं करता, मतलब ब्रांचिंग नहीं होती है उसमें, और जो हमारा कंपाउंड है उसमें डक्ट पोर्शन में हमारी ब्रांचिंग होती है। ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये एल्वियोलर स्ट्रक्चर है, ये हम बात करते हैं सिक्रीटरी यूनिट के बारे में कि सिक्रीटरी यूनिट कैसे दिखती है। सिंपल अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड है, तो सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड का मतलब, सिंपल का मतलब आएगा कि हमारे डक्ट पोर्शन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि सिंगल डक्ट जा रही है। और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब आप ये देख सकते हो, ये ट्यूब्यूल की तरह प्रेजेंट है, ये इसका सिक्रीटरी यूनिट है, और ये ट्यूब्यूल की तरह प्रेजेंट है, राइट, ये ट्यूब्यूल की तरह प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कि सिंपल और कॉइल्ड है, तो सिंपल और कॉइल्ड में क्या हो गया, सिंपल का मतलब हो गया कि डक्ट में कोई ब्रांचिंग नहीं है, डक्ट सिंगल है, और कॉइल्ड का मतलब सिक्रीटरी यूनिट इसकी कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। सिमिलरली ये होता है ब्रांच्ड, सिंपल ब्रांच्ड बोलेंगे अगर हम, तो मतलब सिंगल डक्ट वाला ग्लैंड है, लेकिन ब्रांच्ड मतलब उसका जो सिक्रीटरी यूनिट है उसमें हमें ब्रांचिंग नजर आएगी। सिमिलरली एक होता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर में आपको ये वेरिएशंस दिखेंगी, और एक होता है आपका एल्वियोलर स्ट्रक्चर। एल्वियोलर स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर सिंपल एल्वियोलर है तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो सिक्रीटरी शेप है, सिक्रीटरी यूनिट की शेप है, ये हमारी फनल शेप्ड की होती है, राइट, ये हमारा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है, हमारा सिंपल एल्वियोलर, ये इस तरह से नजर आएगा, मतलब सिंगल डक्ट है और एल्वियोलर फनल शेप्ड है। इसमें क्या है, सिंपल, एल्वियोलर एंड ब्रांच्ड, ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। सिंपल है, सिंगल डक्ट है, एल्वियोलर शेप है, और देयर इज ब्रांचिंग ओवर देयर। ब्रांचिंग हो गया ना, ये एल्वियोलर शेप है, फनल शेप तो है ये तीनों, लेकिन ब्रांच्ड हैं, तीन है, ये एक था, इसीलिए हमने ये सिंपल एल्वियोलर स्ट्रक्चर बोला, और ये सिंपल एल्वियोलर ब्रांच्ड बोलेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा कि सिंपल टर्म किस लिए है, व्हेन देयर इज सिंगल डक्ट। अब हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। डक्ट पोर्शन, ब्रांचिंग होती है हमारे डक्ट पोर्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसमें नोट करो तो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हो आप, ये मल्टीपल ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है, ये मल्टीपल ट्यूब्यूल्स हैं, और इन ट्यूब्यूल्स के मल्टीपल होने के साथ साथ, लेट मी शो इट टू यू मोर ब्रीफली, ये आपकी एक ट्यूब्यूल है, ये देखो, ये आपका एक ट्यूब्यूल है, ये आपका दूसरा ट्यूब्यूल है, ये आपका तीसरा ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, और ये सब एक टर्मिनल ब्रांच में एंड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्मिनल ब्रांच में, जो कि मेन डक्ट से जुड़ रही है। फिर उसके बाद में ये एक और सिक्रीटरी यूनिट है जो ट्यूब्यूलर है, ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ये है, ये क्या है, ये फिर टर्मिनल ब्रांच में एंड हो रही है। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि जो सिक्रीटरी यूनिट है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारा मेजर डक्ट है। हमने कंपाउंड में क्या बोला था कि मल्टीपल टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं हर सिक्रीटरी एंड पीस के पास में। यहाँ पर सिक्रीटरी एंड पीस हमारा ट्यूब्यूलर फॉर्म में है, इनके पास अपनी टर्मिनल ब्रांचेस हैं, और ये मल्टीपल टर्मिनल ब्रांचेस एक बड़ी लार्ज ब्रांच में, एक बड़ी लार्ज डक्ट में मर्ज कर जाती हैं। ये हमारा ट्यूब्यूलर फैशन था सिक्रीटरी यूनिट का, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें क्या है, आप उसमें देखोगे कि ये ट्यूब्यूल्स था, तो ये एल्वियोलर शेप है, ये फनल शेप है, ये फनल शेप है, ये फनल शेप है, तो ये एल्वियोलर, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स हो जाएंगे। कंपाउंड में ये हमारा ट्यूब्यूलर फॉर्म हो गया, और कंपाउंड में ये हमारा एल्वियोलर फॉर्म हो गया। अब आप यहीं से डिफरेंस देख लो कि इसमें क्या है, ब्रांच
ब्रांचिंग तो है एल्वियोलर में, 3 फनल है, लेकिन ये तीनों एक ही में, इन तीनों के ल्यूमेन एक ही डक्ट में जाके जुड़ रहे हैं। इसमें देखो इन तीनों के ल्यूमेन क्या है, पहले एक डक्ट में जुड़ रहे हैं, फिर वो मेजर डक्ट में जा रहे हैं। इन तीनों के क्या है, ल्यूमेन पहले एक डक्ट में जुड़ रहे हैं और फिर मेजर में जा रहे हैं। ये 3 अलग अलग एक में लेके जा रहे हैं, इसीलिए ये कंपाउंड है। और ये 3 सिर्फ डायरेक्टली ल्यूमेन इसमें जा रहे हैं, इसीलिए इसमें हमने ब्रांचिंग बोला है। ठीक है, ऐसी 3 यूनिट्स मिलकर, ऐसी ये देखो ये सिंगल यूनिट है ना, ऐसी 3 यूनिट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाती हैं। इसमें क्या है, इसमें एक यूनिट थी, इसमें सिंपल में क्या था, एक यूनिट थी, बस फर्क इतना है इनके ल्यूमेन्स एक से ही डायरेक्टेड हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिंपल एल्वियोलर, सिंपल क्योंकि एक डक्ट है, एल्वियोलर क्योंकि फनल शेप्ड का ल्यूमेन है, और ब्रांच क्योंकि ये 1 2 3 है, ब्रांचिंग है इसमें। सिंपल एल्वियोलर में हम लोग ये बोलते हैं कि एक है सिंपल मतलब सिंगल डक्ट आ रही है, और ये फनल शेप्ड ल्यूमेन है, तो ये सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड हो गया। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद में हमें एक चीज़ और देखनी है कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन है या फिर हमारी सीरस सिक्रीशन है, ये भी मैटर करती है। अब मैं आपको इसमें दिखा दूँ, सिंपल ट्यूब्यूलर में क्या था कि सिंगल डक्ट है और ट्यूब्यूल उसका ये जो येलो पोर्शन है आपका, ये आपका सिक्रीटरी यूनिट शो करता है बेसिकली। ठीक है, ये आपका सिक्रीटरी यूनिट है येलो पोर्शन, और वो सारा आपका ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, डक्ट सिस्टम है। तो ये जो सिंपल ट्यूब्यूलर मतलब सिंपल का मतलब सिंगल डक्ट हो गया, और ट्यूब्यूलर मतलब सिक्रीटरी यूनिट की जो फॉर्म है वो ट्यूब्यूलर फॉर्म में है। सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर में देखोगे, ट्यूब्यूलर में मतलब ट्यूब्यूल तो है, लेकिन ये ट्यूब्यूल कॉइल्ड है, और ये सिंपल है क्योंकि सिंगल डक्ट जारी है। इसके बाद में सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, देखो सिक्रीटरी यूनिट कैसी है, वो ब्रांच्ड ही है, ब्रांचिंग ही है, मतलब ट्यूब्यूलर है। देखो ट्यूब्यूलर है, सिंपल का मतलब तो सिंगल आ गया कि सिंगल डक्ट में जा रहा है, सबका ल्यूमेन सिंगल डक्ट में जा रहा है। यहाँ पर सिंपल ट्यूब्यूलर इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर एक ही ल्यूमेन है। यहाँ पर सिंपल ब्रांच ट्यूब्यूलर इसलिए होगा क्योंकि सिक्रीटरी यूनिट का जो शेप है वो ब्रांच्ड है, लेकिन ट्यूब्यूलर है, लेकिन उसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं, 1 है 2 है 3 है 4 ब्रांचेस हैं। शेप उसका ट्यूब्यूलर फॉर्म ही है लेकिन ब्रांच्ड है। सिमिलरली ये हमारा कंपाउंड ट्यूब्यूलर हो गया। अब देखो ये जो रेड रीजन है ये आपको डक्ट दिखा रहा है। कंपाउंड ट्यूब्यूलर हमने क्यों बोला कि ट्यूब्यूल्स तो है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक ट्यूब्यूल 2 ट्यूब्यूल, फिर ये एक छोटा इसका टर्मिनल डक्ट, फिर दूसरा ट्यूब्यूल, ये दूसरा ट्यूब्यूल। तो ये बेसिकली कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर हो गया क्योंकि ब्रांचेस भी हैं और ये ट्यूब्यूलर फॉर्म में भी है। और एक एग्जाम्पल इसी शीट में मैं आपको यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स का भी दिखा दूं कि हमने यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स में जो गॉबलेट सेल का एग्जाम्पल देखा था, देखो बाकी सारे सेल्स क्या हैं, बाकी सारे एपिथेलियल सेल्स हैं लेकिन नॉन सिक्रीटरी हैं, वो ऐसी कोई सिक्रीशन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन गॉबलेट सेल्स हैं। तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड में मतलब हमारी सिक्रीटरी यूनिट एक ही है। ठीक है, सो म्यूकस और सीरस सेल में बेसिकली मैं आपको म्यूकस सेल्स होते हैं म्यूकस ग्लैंड में, और सीरस ग्लैंड में सीरस सेल्स होते हैं, लेकिन ये एक मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि म्यूकस सेल्स जो हमारे म्यूकस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं उनमें फिल्ड होता है म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस सेल्स फिल्ड एरिया होता है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है इसकी अपीयरेंस हेजी होती है, यानी कि हल्की हल्की सी धुंधली सी होती है। और जो इनका न्यूक्लियस है ये फ्लैट होता है और ये बेस की तरफ बनाया जाता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है ये फ्लैट होता है, बेस की तरफ बनाया जाता है। इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो म्यूकस होने की वजह से, मतलब इसके अंदर म्यूकस भरा होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं ना यार, तो इसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म हेजी अपीयरेंस का होता है। ये हमारे म्यूकस सेल की थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन है। और दूसरी चीज़ अगर आप सीरस सेल्स के बारे में देखोगे तो सीरस सेल्स में आप एक चीज़ नोट करोगे कि जो सेल्स का न्यूक्लियस है, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्चुअली योर सर्क्यूलर, आप इसको सर्क्यूलर फॉर्म में अप्रिशिएट कर सकते हो, और ये सीरस सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनके पास में इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनके ना साइटोप्लाज्म में आपको इओसिनोफिलिक स्टेन्ड ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। So basically these are your serous cells and this is your mucus। अगर आप म्यूकस सेल में एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के बारे में लिख सकते हो, और अगर आप सीरस सेल का एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप पैरोटिड ग्लैंड का एग्जाम्पल लिख सकते हो। इनका न्यूक्लियस दे हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ओके, एंड इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि उनके पास में प्रॉपरली ये क्या है, eosinophilic cytoplasm, eosinophilic stained granules in the cytoplasm is there।
सो विद दिस हमारा कंप्लीट होता है। बेसिकली हमने ये ग्लैंड्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में ग्लैंड्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, तो वहाँ हम लोग म्यूकस सेल्स और सीरस सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने हमारे एनाटमी पर्पस से पढ़ा है, क्योंकि हमने एपिथेलियल सेल्स के बारे में पढ़ा था, उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो एपिथेलियल सेल्स का एक अरेंजमेंट ये होता है जिसे हम ग्लैंडुलर अरेंजमेंट कहते हैं, और हमने इसमें ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन को भी देख लिया। साइमल्टेनियसली अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि जो मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट है एपिथेलियम का, जैसे सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्या क्या डिफरेंट शेप्स होती हैं। एंड विद दैट वी विल कंप्लीट आवर एपिथेलियम।